हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो हम क्या कर चुके हैं, एफएम को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक चैप्टर बाकी है, उसको अभी कर लेंगे थोड़े बाद में। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का स्टेट ए जेई एग्जाम्स में, एसएससी जेई में या एनएचपीसी जेई में या फिर कोई से भी अदर स्टेट के जेई में क्या होगा, अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो अगर हम यूकेपीएससी की बात करें तो क्या होता है, इसके क्वेश्चन की वेटेज है 35 to 40 क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे अगर हम किसी और स्टेट की जेई की बात करें तो वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा वेटेज होगा। और अगर हम कहीं सेंट्रल के एग्जाम में बोले जहाँ 100 क्वेश्चन होते हैं, सेंट्रल के एग्जाम में क्या होता है कि इसके कम से कम 10 से 12 के क्वेश्चन जो होते ही होते हैं हमें। ठीक है, तो इसको आज देखते हैं हम। ये हमारा सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जिसका सिलेबस है वो इस तरीके से, जो चैप्टर 1 है उसमें सॉइल ऑरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, कि सॉइल कहाँ से बनी, कैसे बनी, कौन कौन सी सॉइल होती है। ठीक है, उनके जो साइज होते हैं उनके बारे में। ठीक है, और भी जो जो मतलब सॉइल हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल बोल रहा हूँ, सॉइल के अंदर ही आते हैं सब कुछ। सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, क्या क्या होता है ये सब इसमें पढ़ेंगे हम सॉइल ऑरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टी में। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम जैसे कि अटरबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अटरबर्ग और के बारे में पढ़ेंगे। फिर ठीक है, फिर सॉइल को क्लासिफिकेशन के बारे में, सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। फिर हम इसमें फिर पढ़ेंगे हम क्ले मिनरल सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, क्ले में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे हम कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में, जैसे मतलब पोर वाटर प्रेशर हो गया, टोटल प्रेशर हो गया हमारा, और भी जो भी चीज़ होती है वो हम पढ़ेंगे, या टोटल स्ट्रेस हो गया, ये सब पढ़ेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रेसेस में। फिर कैपिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सॉइल के थ्रू कैसी कैपिलरिटी होती है वो पढ़ेंगे, परमेबिलिटी कैसी होती है वो सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि उसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें पढ़ेंगे हम सीपेज थ्रू सॉइल, मतलब सॉइल के थ्रू कैसे सीपेज होता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा मोर सर्कल का काम होता है। ठीक है, मोर सर्कल लगेगा, जो हमारा सोम में मोर सर्कल होता है वो भी यहाँ पे भी यूज़ होगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में हमारा यूज़ होगा। ठीक है, फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो है अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। यहाँ पे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो फॉर्मूले होते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं और उन्हीं फॉर्मूले से क्या बनते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं जो बहुत सिंपल से होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शैलो फाउंडेशन और फिर डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, आइसोलेटेड फाउंडेशन क्या होता है, मैट फाउंडेशन क्या होता है हमारा। ठीक है, ये सब कुछ इसमें पढ़ लेंगे हम। फिर कुछ एडवांस टॉपिक आते हैं, जैसे अगर स्टेट के जेई में बोलोगे, स्टेट के जेई में तो मुश्किल है ये आना है, पर एई में जरूर आते हैं। और क्या होता है, सेंट्रल के एग्जाम क्या होते हैं, अब तो टीसीएस पैटर्न पे बन रहे हैं, तो क्या होता है ये इन टॉपिक्स में भी जाता है वो। ठीक है, तो इन टॉपिक से भी क्वेश्चन उठाते हैं। तो कौन कौन से हो गए जो एडवांस टॉपिक है हमारे सॉइल मैकेनिक्स से, वो है हमारे वर्टिकल स्ट्रेसेस, सॉइल की स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल, फिर सॉइल एक्सप्लोरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में, और फिर 5वें नंबर में हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक है, ये एडवांस जो टॉपिक है, ये एई के लिए है, जो स्टेट एई जेई होते हैं उनके लिए है, सिर्फ एई के लिए, जेई के लिए नहीं होते। स्टेट जेई में ये इनका कोई जरूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप सेंट्रल के जेई के पेपर दे रहे हैं या कोई एई का पेपर दे रहे हैं, स्टेट के या कहीं के भी एई के पेपर दे रहे हो, तो वहाँ इनका जरूर वेटेज होगा। वर्टिकल स्ट्रेसेस, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, सॉइल एक्सप्लोरेशन, एक्सपेंसिव सॉइल और सॉइल स्टेबलाइजेशन का। ठीक है, और जो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट जेई के लिए, सेंट्रल जेई के लिए, वो चैप्टर है सबसे पहला चैप्टर हमको पता होना चाहिए, सॉइल कहाँ से फॉर्म्ड होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब कुछ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए हमको। ठीक है, फिर उसके बाद इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात में, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया, और हमारा क्या क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया, कंसिस्टेंटी इंडेक्स हो गया। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पूछ लेता है, या डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं उसको हम लोग, उसके बारे में पूछ लेता है इसमें। ठीक है, ये भी जरूरी है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पूछा जाएगा हमसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्ले मिनरल भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्ले मिनरल सॉइल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है हमें यहाँ पता चलता है क्या किस चीज़ के बारे में, काइलोनाइट के बारे में, इलाइट के बारे में, मोन्टमोरिनोलाइट के बारे में, इसमें उनमें कौन कौन सी बॉन्ड होती है, ये सब कुछ हमको इसमें पता चलता है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में, किसमें, क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर में हमको पता चलेगा।
फिर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल उतना जरूरी नहीं है पढ़ना, बट फिर उसके बाद जो सीधा इंपॉर्टेंट हमारा ये है इफेक्टिव स्ट्रेस एंड कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी, ठीक है। इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। यहाँ हम क्या क्या पढ़ेंगे, टोटल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, पोर वाटर प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल्स भी, जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कैपिलरिटी के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर परमेबिलिटी के बारे में पढ़ लेंगे। फिर जो इसके बाद है सीपेज थ्रू सॉइल, ठीक है। इसको उतने ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे, आराम मतलब उतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रीफ करके पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है, इसको सीपेज थ्रू सॉइल को। फिर जो हमको डिटेल में पढ़ना है वो है शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या मोर सर्कल का यूज होता है, इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखना, उसके क्वेश्चन बनते अभी जो गेट के एग्जाम में भी अभी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। मोर सर्कल से गेट का भी उसमें भी आया हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ 2 लाइन का आंसर है उसका। फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट करी, सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करी, सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करी और सीधा आंसर आ गया हमारा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। इसमें हम एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला, एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा उसका आ जाता है पैसिव अर्थ प्रेशर का, उसमें होता है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर हमारा उसका आ जाता है क्या बोलते हैं ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के कंडीशन में भी फॉर्मूला पूछता हमसे, इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर रिटेनिंग वॉल के बारे में पढ़ना पड़ता है हमें, रिटेनिंग वॉल के क्या होती है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल के बारे में। फिर यहाँ पे हमारा सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो गई। फिर हमारी स्टार्ट होती है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग सबसे पहले पढ़ेंगे हम शैलो फाउंडेशन के बारे में। शैलो फाउंडेशन मतलब कम गहरा वाला फाउंडेशन, मतलब उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई एक समान होगी। उसकी चौड़ाई शैलो फाउंडेशन में क्या होती है, ज़्यादातर उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई एक समान होती है, ठीक है, एक जैसी होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम शैलो फाउंडेशन, मतलब कम गहरा फाउंडेशन। फिर आती है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में क्या होती है, उसकी गहराई बहुत लंबी होती है और क्या होती है, चौड़ाई बहुत कम होती है कंपेयर टू गहराई, मतलब डेप्थ के कंपेयर में जो उसकी विड्थ होती है वो कम होती है, डेप्थ के कंपैरिजन में उसकी जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, डीप फाउंडेशन। फिर इसके अंदर हम राफ्ट फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, और हो गया हमारा आइसोलेटेड फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंबाइंड फुटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास एडवांस टॉपिक के बारे में, ठीक है। फिर इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेंगे वर्टिकल स्ट्रेसेस के बारे में, जो ए की तैयारी कर रहे होंगे। फिर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के बारे में, सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में, एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में, सॉइल स्टेबलाइजेशन के कारण, ठीक है। तो हमको जो करना है इसमें, हम बुक लेके चल रहे हैं अरोड़ा वाली, सॉइल मैकेनिज्म फाउंडेशन की बुक लेके चलेंगे, अरोड़ा सर की बुक को हम रेफरेंस मान के चलेंगे, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा जब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद चैप्टर को, तो मैं उसमें दिखा दूंगा कौन सी बुक है वो, ठीक है। उसको हम रेफरेंस मान के चलेंगे। तो अगर आप स्टेट की AEE की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें अच्छे से पढ़ना, थ्योरी अच्छे से पढ़ना, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान मत देना, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना। बट अगर आप सेंट्रल की JEE के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थ्योरी पे तो ध्यान देना ही देना है, उसके बाद किस पे ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अब सेंट्रल के एग्जाम में नए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सेंट्रल के एग्जाम में क्या बनते हैं, नए क्वेश्चन बनते हैं, तो हमको सारे नए क्वेश्चन के लिए हमको क्या पढ़नी पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक को पढ़नी पड़ेगी। और जो भी वो नई चीज़ें पूछते हैं वो सीधे सीधा हमारे जो स्टैंडर्ड बुक होता है उनसे उठा के सीधी वैल्यू पूछी जाती है। या न्यूमेरिकल भी ज़्यादातर जितने भी मैंने आजकल हाल ही में जो भी पेपर हुए उनमें क्या होता है, मैंने देखा कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड बुक हैं उनके जो 1 लाइनर आंसर, क्वेश्चन आंसर हैं या उनके एग्जाम्पल्स हैं वो तक उठा के पूछ लेते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो फ्रेंड, ये आपका सिलेबस है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 सॉइल ऑरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस बार मेरे साथ सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ के देखना एक बार अच्छे से। थैंक यू फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 सॉइल ऑरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टी की क्लास 1, ठीक है। ये कौन सा क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो हमारा सबसे जो पहला चैप्टर है वो क्या था, हमारा सॉइल ऑरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, सॉइल ऑरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालना सॉइल मैकेनिक्स, सबसे पहले हेडिंग डालना सॉइल मैकेनिक्स।
सबसे पहले ये बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का यूज़ किसने किया था। सॉइल मैकेनिक्स का यूज़ किया था कार्ल स्टरज़ागी ने, ठीक है। कार्ल स्टरज़ागी की एक बुक थी, ठीक है, उस बुक का नाम है ERDBAU इरेडब्यू मैकेनिक्स, ठीक है। इरेडब्यू मैकेनिक्स किसकी नाम है, कार्ल स्टरज़ागी की एक बुक है, उसका नाम है इरेडब्यू मैकेनिक्स। इस बुक के अंदर कार्ल स्टरज़ागी ने सबसे पहली बार सॉइल मैकेनिक्स नाम का यूज किया था, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स नाम का यूज किया था, किसने यूज किया था, कार्ल स्टरज़ागी ने। कार्ल स्टरज़ागी ने अपनी बुक इरेडब्यू मैकेनिक्स, ठीक है, कार्ल स्टरज़ागी ने अपनी बुक इरेडब्यू मैकेनिक्स के अंदर क्या किया था, सबसे पहली बार सॉइल मैकेनिक्स वर्ड का यूज किया था, ठीक है, सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। तो लिखना इसके बारे में लिखना। तो सबसे पहली बात, हम कौन सी बुक को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, हम इस बुक को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये हमारे डॉक्टर के.आर. अरोड़ा वाली, ठीक है, डॉक्टर के.आर. अरोड़ा वाली, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, रेफरेंस मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये स्टैंडर्ड बुक है, क्या होता है, जो भी टीसीएस में जो भी पेपर बनेंगे, जो भी टीसीएस के अकॉर्डिंग बनते हैं, या जो भी कोई और अदर उनके एग्जाम वालों के थ्रू से बनते हैं, जो भी सेंट्रल के पेपर बनते हैं, उनमें क्या होता है, सीधा स्टैंडर्ड बुक से हमारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम इस बुक को रेफरेंस मान के चलेंगे। तो सबसे पहले लिखना सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स was coined by कार्ल स्टरज़ागी, ठीक है। सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स वर्ड किसने यूज किया था, कार्ल स्टरज़ागी ने, ठीक है। डॉक्टर कार्ल स्टरज़ागी ने यूज किया था। कब यूज करा था, इन 1925 में। कब, 1925 में। ये भी पूछा भी जाता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी पूछा जाता है, या फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी किसको बोलते हैं, कार्ल स्टरज़ागी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, कार्ल स्टरज़ागी है। और सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स वर्ड यूज किसने किया था, कार्ल स्टरज़ागी ने किया था। कब किया था, 1925 में किया था, ठीक है, कार्ल स्टरज़ागी इन 1925। लिखना, who is also known as father of soil mechanics, ठीक है। तो ये याद रखना, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, कार्ल स्टरज़ागी है, ठीक है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, कार्ल स्टरज़ागी है। उन्होंने कब ये सॉइल मैकेनिक्स को कौन सी अपनी एक बुक में यूज किया था, ठीक है। सबसे पहली बार अपने एक बुक में सॉइल मैकेनिक्स नाम का यूज किया था। कब यूज किया था, 1925 में। और फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कौन है, हमारे कार्ल स्टरज़ागी है, ठीक है, कार्ल स्टरज़ागी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना, इनकी बुक के नाम, इनकी बुक के बारे में क्या होता है आजकल, क्योंकि नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हो सकता है कभी इनकी बुक के नाम भी पूछ लें, ठीक है। वैसे पूछते तो नहीं है, पर क्या पता, कोई भरोसा नहीं है। तो डॉक्टर कार्ल स्टरज़ागी बुक नेम, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूछे, वैसे तो मुश्किल ही पूछेगा, बट कोई भरोसा नहीं, पूछने वालों को कुछ भी पूछ सकते हैं बुक के अंदर से, ठीक है हमारी। तो ये लिखना, डॉक्टर कार्ल स्टरज़ागी बुक नेम क्या था, ERDBAU मैकेनिक्स, इरेडब्यू मैकेनिक्स, ठीक है, इरेडब्यू मैकेनिक्स। तो क्या हुआ था कि कार्ल स्टरज़ागी ने जब अपनी बुक लिखी थी इरेडब्यू मैकेनिक्स, उसके अंदर सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स वर्ड का यूज किया था, किसने, कार्ल स्टरज़ागी ने। और कार्ल स्टरज़ागी को हम क्या बोलते हैं, कार्ल स्टरज़ागी को हम बोलते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं हम किसको, कार्ल स्टरज़ागी को, ठीक है। अब लिखना, अकॉर्डिंग टू, तीसरा पॉइंट लिखना, अकॉर्डिंग टू स्टरज़ागी, अकॉर्डिंग टू स्टरज़ागी ने कुछ बातें कही थी। वो क्या क्या थी, सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन, सॉइल मैकेनिक्स
soil mechanics is the application soil mechanics is the application of the law of mechanics and hydraulics to engineering problems dealing with sediment and other sediments and other unconsolidated accumulations of solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rock। ठीक है, कास्ट हरजागी ने क्या कहा था, अगर हम सीधी सीधी भाषा में बोले तो कास्ट हरजागी ने क्या बोला था कि जो सॉइल फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, जो सॉइल बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, जो सॉइल बनते हैं कास्ट हरजागी ने क्या कहा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टरजागी सुनना, जो सॉइल बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये सब कुछ छोड़ दो, ये ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना टरजागी ने क्या कहा था, जो सॉइल बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, याद रखना कि जो सॉइल बनते हैं, जो अकॉर्डिंग टू टरजागी, जो टरजागी ने बोला था कि जो सॉइल बनते हैं वो किसके वजह से बनते हैं, मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, तो याद रखना, ये पूछा जाता है, ये पेपर में पूछा भी गया एक बार। ठीक है, तो याद रखना कि जो टरजागी ने क्या बोला था कि जो सॉइल बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, ये याद रखना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स या सॉइल इंजीनियरिंग कौन है, हमारे कास्ट टरजागी हैं। ठीक है, कौन सी बुक में लिखा था, इरेडब्यू मैकेनिक्स में लिखा था, सबसे पहली बार क्या लिखा था, सॉइल मैकेनिक्स वर्ड लिखा था इन्होंने, और तीसरी चीज़ क्या लिखी थी इन्होंने, एक बुक लिखी थी इरेडब्यू मैकेनिक्स, और क्या बोला था कि सॉइल जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से। ठीक है, ये बात होगी। फिर अब पढ़ते हैं हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, या सॉइल मैकेनिक फाउंडेशन इंजीनियर को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या होता है, जियोटेक्निकल इंजीनियर। अगर हम अपने सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में बात करें तो हम क्या बोलते हैं उसको, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिखना जियो मीन्स क्या होता है, जियो मीन्स क्या होता होगा, सिंपल ये देखो, जियो मतलब क्या होता होगा, जियो मतलब होता है हमारा सॉइल, है ना, तभी तो हम इसको जियो टेक्निकल बोल रहे हैं। ठीक है, जियो मतलब क्या होता है, सॉइल को हम और क्या कह सकते हैं, अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में हम अर्थ को क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सॉइल या तो अर्थ बोल लिया, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, रॉक। जियो मतलब क्या होता है हमारे सॉइल मैकेनिक्स की टर्म्स में, जियो टेक्निकल इंजीनियर में जो जियो होता है उसका मतलब होता है सॉइल,
अर्थ या रॉक, ठीक है। तो याद रखना सॉइल, अर्थ एंड रॉक, एंड स्टडी ऑफ इट, एंड स्टडी ऑफ इट, स्टडी ऑफ इट, स्टडी ऑफ इट इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ इट इज कॉल्ड जियोटेक्निकल, जियोटेक्निकल, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जियो मतलब सबसे पहले क्या होता है, जियो मतलब होता है हमारे पास सॉइल, सॉइल, अर्थ या रॉक, रॉक, ठीक है। तो सॉइल कहाँ से आती है हमारे, हमने अभी पढ़ा कि सॉइल कैसे बनती है, टर्जागी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है, मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ठीक है। जो मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, उससे हमारा क्या होता है, सॉइल बनता है। क्या होता है, जैसे बड़ा सा रॉक होगा उसको क्या होता है, वो बाद में टाइम पीरियड के हिसाब से क्या होता है, वो घिसता, मतलब टूटता रहता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है, बाद में क्या हो जाता है, बिल्कुल मिट्टी बन जाता है वो, ठीक है। तो क्या हुआ, यही पढ़ा हमने, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स मतलब क्या, जियो मतलब क्या होता है, सॉइल, अर्थ। याद रखना कि जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में हम अर्थ किसको बोलते हैं, सॉइल को बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। तो सॉइल, तो हमने पढ़ा जियो मतलब सॉइल हो गया, अर्थ हो गया और रॉक हो गया, ठीक है। और इन सब की स्टडी को, इन सब की स्टडी को, सॉइल, अर्थ और रॉक मतलब इन सब की, सॉइल हो गया, अर्थ हो गया, रॉक हो गया, मतलब एक ही बात हो गई। इनकी जो स्टडी करते हैं, जो इनकी स्टडी करते हैं हम, उसी को हम क्या बोलते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दोबारा सुन लेना, जियो का मतलब होता है सॉइल, अर्थ या रॉक, और जब हम इनकी स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं हम, ठीक है। बी लिखना इसमें सॉइल के बारे में, ठीक है। सॉइल क्या होता है, सॉइल हमारे पास इनऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, ठीक है। तो फिर एक बार पढ़ लेना है, सॉइल क्या है, इट इज अनकंसोलिडेटेड, इट इज अनकंसोलिडेटेड, इट इज अनकंसोलिडेटेड, इट इज अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल, इट इज अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल, इट इज अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल विच कंटेन्स, विच कंटेन्स, which contains sediment, which content sediments deposit from the rocks, ठीक है। क्या हुआ, सॉइल क्या चीज है हमारे पास, सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल है, ठीक है। कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड हम आगे पढ़ेंगे जाके चैप्टरों में। तो अभी सिंपल याद रखना, जो हमारी सॉइल होती है वो क्या होती है हमारी, जो सॉइल होती है हमारी वो क्या होती है हमारी, सॉइल क्या होती है हमारी, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल। तो ये याद रखना, सॉइल क्या होती है हमारी, अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल, ठीक है। तो ये याद रखना, आगे जाके पढ़ेंगे हम कंसोलिडेटेड क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड क्या होता है, ठीक है। तो सॉइल क्या है हमारी, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल है, ठीक है। सॉइल क्या है हमारी, सॉइल क्या है हमारी, याद रखना, ये भूलना मत, पेपर में पूछा जाता है। सॉइल हमारी क्या है, अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल, ठीक है। क्या है हमारी सॉइल, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल है हमारी, ठीक है। विच कंटेन्स सेडिमेंट्स डिपोजिट फ्रॉम रॉक्स, मतलब क्या बोल रहा है कि जो रॉक टूट रहा है, जब रॉक टूट रहा है तो उसके जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं वो निकलते हैं ना, जो रॉक टूटता है सेडिमेंट, छोटे छोटे सेडिमेंट निकलते हैं, तो वो बाद में क्या करते हैं, आगे चलते 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 वो फिर घिसते 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 क्या होता है, मिट्टी बन जाता है। तो वही बोल रहा है, विच कंटेन सेडिमेंट्स डिपोजिट फ्रॉम द रॉक्स, रॉक से जो रॉक के सेडिमेंट होता है टूट टूट के बाद में क्या होता है, टाइम पीरियड के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, सॉइल में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब सॉइल में बदल जाता है वो, ठीक है। सॉइल पहले पत्थर हो गया, इतना बड़ा रॉक हो गया, वो क्या हो गया, समय के साथ क्या होगा, टूटते 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 क्या हो गया, बाद में एक टाइम पे आके क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, ठीक है। और मिट्टी क्या होती है, जो सॉइल होती है हमारी वो क्या होती है, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल, ठीक है। आई होप इतना दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फिर एक आता है पीडोजेनेसिस, ठीक है। एक चीज आती है हमारे पास पीडोजेनेसिस, ये पूछा हुआ है कहीं पे, तो ये मैं लेके आया हूं, ये है पीडोजेनेसिस, ठीक है। पीडोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो पीडोजेनेसिस क्या होती है हमारी, पीडोजेनेसिस होती है जो सॉइल फॉर्मेशन होती है, जो प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की, सॉइल फॉर्मेशन की, सॉइल का बनने का जो प्रोसेस होता है उसका, उसी को हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस, ठीक है। जो सॉइल का बनने का प्रोसीजर, जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड
पीडोजेनेसिस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस, ठीक है। तो लिखना, जो लिखना आप, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सॉइल फाउंडेशन, सॉरी, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस, इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस, ठीक है, पीडोजेनेसिस, ठीक है। याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है कि तो उसमें पूछा गया था हमसे, क्वेश्चन में था कि प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड डैश। ये पेपर में पूछा गया, असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में पूछा गया ये। तो ये याद रखना, जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का, तो ठीक है, याद रखना, ये भूलना नहीं है। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस, ठीक है। याद रखना कि जो प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की, सॉइल बनने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर एक आता है लिथिफिकेशन के बारे में, ठीक है, ये भी पेपर में पूछा गया, ये भी पेपर में पूछा गया, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ पेपर में पूछे गए टॉपिक्स हैं, ये सीधे सीधे मैं लेके आया हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है मैं भूल जाऊँगा कभी, तो अभी स्टार्टिंग में ही करवा देता हूँ, ताकि आप कभी खोलो तो आपको याद रहे। क्या है, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन, ठीक है। लिथिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, जब अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल होता है, सॉइल क्या होता है हमारा, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल। तो जब वो सॉइल क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, दोबारा से कन्वर्ट करता है रॉक में। जब वो सॉइल अपने आप को दोबारा से कन्वर्ट करता है रॉक में, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लिथिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन। तो याद रखना, जैसे हमारा, आइए हम इसके बाद वो एक साइकिल पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, तब देखना आप। पहले एक रॉक थी, ठीक है, पहले एक रॉक थी, वेदरिंग एक्शन हुआ उसमें, बहुत टाइम से क्या हो रहा है, उसमें बारिश हो रही है, धूप आ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो टूट रहा है। टूटते 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 वो क्या, ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होकर क्या गया, फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के क्या हुआ, वहाँ पे वो कहीं पे एक जगह पे जाके इकट्ठा होने लग जाएगा। क्या होगा, एक जगह पे जाके इकट्ठा होने लगेगा, अपीवल होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, और फिर दोबारा से अपने आप को क्या कर लेगा, रॉक में कन्वर्ट कर लेगा, जैसे रॉक जैसा बन जाएगा, ठीक है। वो अभी एक साइकिल पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा। तो याद रखना, जो लिथिफिकेशन होता है, इट इज प्रोसेस by which unconsolidated loose material, it is a process by which unconsolidated it is process by which unconsolidated soil mass is converted into solid rocks, ठीक है। लिथिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लिथिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, जो अनकंसोलिडेटेड सॉइल होता है, जो सॉइल क्या है हमारे पास, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल हमारी सॉइल, ठीक है। सॉइल क्या है हमारी, अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल है। तो ये क्या बोल रहा है, जो सॉइल, मतलब ये बोल रहा है कि जो सॉइल होता है, मानो जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है हमारी, सॉइल है, ठीक है, ये कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर आ रही है, ठीक है, सॉइल। तो ये सॉइल क्या होगा, यहाँ पे क्या करेगा, इकट्ठे होने लग जाएगा, इकट्ठा होकर क्या बनेगा, बहुत बड़ा अपहीवल जैसा बन जाएगा, और ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यही कह रहा है, ये लिथिफिकेशन, जो ये लिथिफिकेशन है, वो क्या सा प्रोसेस है, जिसमें अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, जिसमें अनकंसोलिडेटेड सॉइल क्या हो रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है, किसमें, एक सॉलिड रॉक में, एक ठोस रॉक में, एक ठोस पत्थर में क्या कर रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है, ठीक है, कन्वर्ट कर ले रहा है। क्या चीज़ कन्वर्ट कर रहा है, सॉइल, अनकंसोलिडेटेड सॉइल मास क्या कर रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है सॉलिड रॉक्स में। इसी को क्या कहते हैं, हम लिथिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखना, ठीक है, ये भी पेपर में पूछा गया, ये है साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन,
साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन की एक साइकिल है। और ये साइकिल क्या होता है, ये बार बार पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है, ये बार बार पेपरों में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना ये होता है, सबसे पहले क्या होता है, रॉक होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, रॉक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ भाई, वेदरिंग होगी, ठीक है। वेदरिंग मतलब कभी धूप है, कभी छांव है, कभी क्या है, बरसात है, तो उसकी वजह से क्या होगी, इसमें वेदरिंग होने लग जाएगी, ठीक है, वेदरिंग होगी इसमें, ठीक है, वेदरिंग, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, वेदरिंग हो रही है इस पर, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें वेदरिंग हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, इसमें वेदरिंग हो रही है। तो वेदरिंग होगी तो क्या होगा, अब ये यहाँ पे से सॉइल क्या होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा, ठीक है, टूटने लग जाएगा सॉइल, रॉक के, सॉरी सॉइल कह रहा हूँ, वेदरिंग हो रहा है तो रॉक क्या होगी, अब फिर टूटने लग जाएगी, ठीक है। टूटने के बाद क्या होगी, टूटने के बाद क्या होगी, फिर ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट होने लग जाएगी, ठीक है। टूट के क्या होगी, आगे को बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, आगे को बढ़ने लग जाएगी। फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होने लग जाएगा, ठीक है, सॉरी रॉक का। अब रॉक पहले क्या थी, एक रॉक थी, चट्टान थी, यहाँ पे एक रॉक थी, पत्थर था, उस पर क्या हुआ, वेदरिंग एक्शंस हुए, मतलब कभी धूप है, कभी छांव है, कभी क्या बरसात हो रही है, तो उस वजह से वेदरिंग हुई, तो क्या होगा, रॉक टूटने लगेगा, और टूटने के बाद क्या करेगा, आगे ट्रांसपोर्ट करने लगेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने लगेगा तो किसी एक जगह पे जाके क्या करेगा, किसी एक जगह पे क्या जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे डिपोजिशन। किसी एक जगह पे जाके ये क्या होगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा, मतलब इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिपोजिशन बोले, यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से रॉक थी, यहाँ पे रॉक थी, फिर उसमें क्या हुआ, वेदरिंग एक्शन हुआ, ठीक है। वेदरिंग एक्शन के बाद क्या हुआ, वो टूटने लग गए, टूटने के बाद क्या हुआ, वो ट्रांसपोर्ट होने लग गया, ट्रांसपोर्ट होके क्या हुआ, एक जगह पे जाके वो डिपॉजिट होने लगे। फिर जब डिपॉजिट होते रहे, तो डिपॉजिट होते रहे तो क्या हुआ, अपहीवल बन गया। अपहीवल मतलब पहाड़ जैसे बनने लग गया वो, अपहीवल, अपहेवल, ठीक है, अपहेवल बनने लग गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, अपहेवल बनने लग गया, ठीक है। तो जब वो पहाड़ जैसा बनने लगे, अपहेवल बनने लग गया, तो फिर से अपने आप को क्या पढ़ा हमने, लिथिफिकेशन में क्या पढ़ा था कि जो सॉइल होता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है सॉलिड रॉक्स में। तो फिर क्या हुआ, जब वो अपहीवल बन गया, जब पहाड़ बन गया, उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया दोबारा से रॉक में। तो यही क्या हमारे पास, यही क्या चीज, यही चीज हमारे पास क्या है, साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और यही पूछा गया था हमसे, कब पूछा गया था, ये पूछा गया था हमसे राजस्थान नगर निगम असिस्टेंट इंजीनियर 2016 के पेपर में, ठीक है, 16 के पेपर में। तो याद रखना जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेट के जेई के तो नहीं, बट स्टेट के जो एई के क्वेश्चन होते हैं वहाँ हमेशा क्या होता है, नए क्वेश्चन फॉर्म्ड होते हैं, नए क्वेश्चन बनते हैं जो भी एई के एग्जाम होते हैं। तो जेई क्या करता है, ज़्यादातर एई से क्वेश्चन उठाता है, तो हो सकता है आपके आने वाले कोई पेपर में क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे पहले रॉक होती है, रॉक में क्या होती है, वेदरिंग एक्शंस होती हैं, कभी बरसात हो रही है, कभी धूप पड़ी, उसके वजह से क्या होती है, उसमें वेदरिंग एक्शन होती है। वेदरिंग एक्शन के बाद क्या होता है, वो टूटने लग जाते हैं, जो रॉक होती है वो टूटने लग जाते हैं। टूटने के बाद क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होता है, वो एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद क्या होता है, वो पहाड़ जैसे बन जाते हैं और अपने आप को फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं रॉक में। यही हमने लिथिफिकेशन, वही प्रोसेस क्या होता है हमारा, लिथिफिकेशन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो सॉइल मास होती है वो अपने आप को क्या कर लेती है, जो लूज सॉइल मास होती है वो अपने आप को क्या करती है, कन्वर्ट कर लेती है किसमें, सॉलिड रॉक्स पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ते हैं हम वेदरिंग के बारे में, ठीक है। जो हमने अभी साइकिल पढ़ा था, जो हमने साइकिल पढ़ा था उसमें क्या था, जो रॉक था उस पर क्या होता है, वेदरिंग एक्शन हो रहे थे, ठीक है, वेदरिंग हो रही थी। तो याद रखना सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेदरिंग के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं वेदरिंग के बारे में, ठीक है, वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप से होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, एक होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, दूसरा कौन सा होता है हमारा, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, केमिकल वेदरिंग। एक होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, एक होता है हमारा केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब रॉक का इरोजन होता है,
जब रॉक का इरोजन होता है, मतलब रॉक जब टूट के आगे को बढ़ रही है, तो वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करती है? वो ट्रांसपोर्ट विंड के थ्रू करती है और वाटर के थ्रू करती है, ग्लेशियर के थ्रू करती है, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो कैसे करके करती है। जो सॉइल का, जो रॉक का इरोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रही है? विंड के वजह से हो रही है। मतलब जो रॉक टूट रही है, जो रॉक टूट रही है और आगे को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये टूट रही है, वो किस किस की वजह से करती है? रॉक किस किस की वजह से टूटती है? सबसे पहली बात, विंड की वजह से भी टूट सकती है, वाटर की वजह से टूटती है, ग्लेशियर की वजह से टूट सकती है। तो जो सॉइल का इरोजन हो रहा है, जो सॉइल टूट के आगे को बह रही है, वो किस किस से बह सकती है? विंड से, सॉइल, विंड से, वाटर से और ग्लेशियर से, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग में लिखना, सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहले लिखना erosion of rocks caused by the action of wind, water and glacier। मतलब सीधी भाषा में समझो, जो रॉक टूटती है, रॉक किसकी वजह से किस वजह से टूटती है? रॉक जो पत्थर होते हैं किस वजह से टूटती है? एक तो विंड की वजह से टूट सकती है, वाटर की वजह से टूट सकती है और ग्लेशियर की वजह से टूट सकती है हमारी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि क्या होता है कि क्या रॉक में कैसे, रॉक का क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होने लग जाता है रॉक में। किसकी वजह से रॉक में डिसइंटीग्रेशन हो जाने लग जाता है? किस वजह से? अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। मतलब जैसे कोई एक शहर है जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे मतलब कोई डेजर्ट का मान लो, कोई डेजर्ट का एरिया मान लो, वहाँ क्या होता है, दिन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ऊपर जाने लग जाता है और शाम को क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो चला जाता है, दिन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फ्रीजिंग और थोइंग की वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अल्टरनेट फ्रीजिंग और थोइंग की वजह से क्या होता है, हमारा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। उसकी वजह से रॉक में क्या होने लग जाती है, क्रैक्स पड़ने लग जाती है, ठीक है। उसकी वजह से रॉक में क्या होती है, क्रैक्स पड़ने लग जाती है, ठीक है। डेजर्ट एरिया में देखना, वहाँ क्या होता है, सुबह का दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है और रात को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो क्या होता है, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग वाला केस हो जाता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से क्या होता है, रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यही लिखी हुई है, क्या? डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड, disintegration caused by alternate freezing and thawing, disintegration caused by alternate freezing and thawing in cracks in the rock। तो रॉक, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, अभी मैंने आपको समझाया क्या हो रहा है। जैसे डेजर्ट एरिया की मान लो या कोई सा भी एरिया का जगह मान लो, जहाँ पे क्या होता है कि दिन का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा चला जाता है और रात का टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है। तो क्या होता है, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अल्टरनेट फ्रीजिंग और थॉइंग की वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होने लग जाता है। अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग की वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाने लग जाता है और डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या होता है, रॉक्स में क्रैक पड़ने लग जाता है, ठीक है। क्या पड़ने लग जाता है, क्रैक्स पड़ने लग जाता है, किसमें, रॉक्स में, ठीक है। क्रैक्स पड़ने लग जाता है रॉक्स में, ठीक है। क्रैक्स पड़ने लग जाता है हमारे किसमें, रॉक्स में, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी फिजिकल वेदरिंग की वजह से क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब फिजिकल वेदरिंग होता है तब क्या होता है, जो मानो ये अगर कोई रॉक है, ठीक है, ये कोई रॉक है, ठीक है, ये कोई रॉक है, इसका कुछ मिनरल बिहेवियर होगा, ठीक है, इसका कुछ क्या होगा, मिनरल बिहेवियर होगा, ठीक है, इसका कोई मिनरल बिहेवियर होगा, इस रॉक का क्या होगा, कोई मिनरल बिहेवियर होगा। और जो इससे टूट के पार्टिकल्स आए हैं, जो इस रॉक से टूट के पार्टिकल्स आए हैं, उनके कुछ मिनरल्स, सम मिनरल बिहेवियर जो होगा,
वो किसकी तरह होगा, अपने पेरेंट रॉक की तरह, पेरेंट रॉक के मिनरल बिहेवियर की तरह, ठीक है। तो याद रखना फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जैसे ये रॉक है, इसका कोई मिनरल बिहेवियर होगा ना, रॉक का क्या एक मिनरल बिहेवियर होगा, तो जो इसमें से पार्टिकल टूट के इधर गिरे हैं, उसका जो पार्टिकल इधर टूट के इधर आए हैं, उन पार्टिकलों में से कुछ पार्टिकलों, उन पार्टिकलों में से क्या होगा, उन पार्टिकल में क्या होगा, जो थोड़े बहुत सम मिनरल बिहेवियर होगा ना, उन पार्टिकल के अंदर जो मिनरल बिहेवियर होगा, थोड़े बहुत जो मिनरल बिहेवियर होगा, वो अपने पेरेंट रॉक के मिनरल बिहेवियर की तरह सेम होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये वाला लिखना, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये वाला लिखना, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला पार्टिकल्स हैव some mineral behavior as that of parent rock, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता चल गया कि जो एक रॉक है, जब उसमें से टूट के एक पार्टिकल्स बने, जो उसके पार्टिकल्स आगे जो पार्टिकल्स हैं और जो रॉक है, उनका जो मिनरल बिहेवियर होगा सेम होगा, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग में। चौथी चीज, जो फिजिकल वेदरिंग में जो पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, फिजिकल वेदरिंग में जो पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। तो याद रखना पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय फिजिकल वेदरिंग इज सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखना जो भी पार्टिकल्स फॉर्म होंगे किसकी वजह से, फिजिकल वेदरिंग की वजह से, जो भी पार्टिकल फॉर्म होंगे जो भी पार्टिकल फॉर्म्ड होंगे किसकी वजह से, फिजिकल वेदरिंग की वजह से, वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। तो याद रखना ये पेपर में आ सकता है कि सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर पार्टिकल्स किस में से फॉर्म्ड होता है, हमारे फिजिकल वेदरिंग के टाइम पे फॉर्म होता है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग के टाइम पे हमारा क्या होता है, सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है हमारा, ठीक है। ये चीज पढ़ लिया हमने। फिर इनके शेप के बारे में, ठीक है, शेप के बारे में बात होती है कुछ। फिजिकल वेदरिंग इंपॉर्टेंट है ज़्यादा अकॉर्डिंग टू केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल की याद रखना, जो इनमें शेप बनती है वो कैसे शेप बनती है। एक तो एंगुलर शेप का हो सकता है पार्टिकल हमारा एंगुलर शेप का हो सकता है, फ्लेकी शेप का हो सकता है, हमारा फ्लैट शेप का हो सकता है, एलोंगेटेड शेप का हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना ये बात। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट होगा, चौथा या पांचवा पॉइंट होगा, आप देखना। देयर शेप पार्टिकल की शेप की बात कर रहा है। देयर शेप कैन बी इंडिकेटेड बाय टर्म्स such as angular, rounded, flat और elongated, ठीक है। ये चीज हो गई। और इसके अंदर फिजिकल वेदरिंग में कौन सा ग्रुप आता है, फिजिकल वेदरिंग में हमारा आता है सैंड एंड ग्रेवल्स, ठीक है। सैंड एंड ग्रेवल fall into this groups, ठीक है। सैंड एंड ग्रेवल फॉल इनटू दिस ग्रुप, ठीक है। जो सैंड और ग्रेवल होती है वो फॉल करती है, मतलब सिंपल चीज याद रखो, इतनी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। फिजिकल वेदरिंग में कौन सा ग्रुप आता है, सैंड एंड ग्रेवल का। कौन सा आता है, सैंड एंड ग्रेवल का ग्रुप आता है हमारा फिजिकल वेदरिंग में, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम केमिकल वेदरिंग के बारे में आगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग के बारे में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग के बारे में, ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग में सबसे चीज पहले याद रखना, केमिकल वेदरिंग में सबसे पहली चीज याद रखना, जैसे हमने फिजिकल में पढ़ा था, क्या होता है कि जो पार्टिकल्स का मिनरल बिहेवियर होता है वो अपने पेरेंट्स रॉक की तरह होता है। बट केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो
पार्टिकल्स का जो मिनरल बिहेवियर होता है वो अपने पेरेंट रॉक के मिनरल बिहेवियर के तरह नहीं होता है। किस वजह से? वाटर की वजह से। किस वजह से? वाटर की वजह से। हो सकता है वो वाटर क्या हो, एल्कलाइन वाटर हो या एसिडिक वाटर हो, एल्कलाइन वाटर हो या एसिडिक वाटर हो। तो उस वाटर की वजह से क्या होता है, जो पेरेंट रॉक और जो मिनरल बिहेवियर, जो पेरेंट रॉक का मिनरल बिहेवियर होता है और जो पार्टिकल्स का मिनरल बिहेवियर होता है वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बट फिजिकल में क्या होता है, सेम होते हैं, ठीक है। केमिकल में क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो यही लिखो, द केमिकल प्रोसेस results in change in the mineral from the parent rock due to the action of water कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और एल्कलाइन वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि केमिकल प्रोसेस रिजल्ट चेंज इन द मिनरल फ्रॉम द पेरेंट रॉक। मतलब क्या, मैंने जो आपको समझाया कि क्या होगा, जो पेरेंट रॉक का, जो ये पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक का मिनरल बिहेवियर पेरेंट रॉक का जो मिनरल बिहेवियर होगा, जो इससे टूट के गए पार्टिकल्स होंगे उनके मिनरल बिहेवियर से क्या होगा, से डिफरेंट होगा। हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, अलग होगा, ठीक है। ये चीज बोला गया इसमें, ठीक है। दूसरी चीज की बात करते हैं। दूसरी चीज में क्या होता है कि केमिकल वेदरिंग की वजह से, केमिकल वेदरिंग के कारण हमको पता चलती है क्ले मिनरल के बारे में, ठीक है, क्ले मिनरल के बारे में। और क्ले मिनरल की साइज कितनी होती है, लेस देन 2 माइक्रोन होती है, ठीक है। तो याद रखना, हमें क्ले मिनरल बोले, क्ले बोल लो, ठीक है। दूसरी चीज लिखना इसमें, ठीक है, क्या फॉर्मेशन करता है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन की तरह बनते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल की तरह। इसमें केमिकल वेदरिंग की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे क्रिस्टलिन पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं उनको, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं, ठीक है। तो यही लिखना, केमिकल वेदरिंग रिजल्ट्स, केमिकल वेदरिंग रिजल्ट्स in the formation of chemical weathering result in the formation of group of crystalline particles of colloidal, ठीक है, of colloidal size less than 2 micron, known as clay mineral, ठीक है। तो क्या बोला, केमिकल वेदरिंग की वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। केमिकल वेदरिंग की वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, ग्रुप ऑफ क्रिस्टलिन पार्टिकल्स का, ठीक है। जो पार्टिकल्स है उनका शेप, उनका वो कैसे शेप के हैं, वो क्रिस्टलाइन जैसे हैं। कैसे दिखते हैं वो, क्रिस्टल की तरह दिखते हैं, वो पार्टिकल्स, ठीक है, क्रिस्टल की तरह दिखते हैं। कोलाइडल साइज, उनको क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं हम लोग। उनकी साइज कितनी थी, लेस देन 2 माइक्रोन। और इसी को क्या बोलते हैं हम, क्ले मिनरल। तो ठीक है, इसी चीज से याद रखना, जो क्ले मिनरल की साइज होती है वो लेस देन 2 माइक्रोन होती है। क्ले की साइज कितनी होती है, लेस देन 2 माइक्रोन होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हमारे वेदरिंग की बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, एक आता है हमारे पास रेसिडुअल सॉइल, ठीक है, एक आता है हमारे पास रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। एक क्या आता है हमारे पास, रेसिडुअल सॉइल, ठीक है, एक मिनट। तो एक आता है हमारे पास रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल में क्या होता है, जैसे ये हमारा पेरेंट, ये रॉक है, ये किसी ग्राउंड पे है, ये रॉक है। जब क्या हुआ, ये रॉक टूटा, जब ये रॉक टूटा, क्या हुआ, यहीं पे, इसी जगह पे क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल्स गिरे वो यहीं पे इकट्ठा होके, यहीं पे इकट्ठा होने लगे। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया उन्होंने, और
जहाँ पे रॉक था अपना वो उसी के बगल पे जाके गिर के इकट्ठा होने लग गए। ऐसे सॉइल को क्या बोलते हैं हम? ऐसे सॉइल को बोलते हैं हम रेसिडुअल सॉइल। और रेसिडुअल सॉइल का एग्जांपल है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल। और रेसिडुअल सॉइल का दूसरा नाम होता है हमारा एस्केटिक सॉइल। ठीक है, तो याद रखना, ये पेपर में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना, रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल के बारे में लिखना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रॉक वेदरिंग, if the product of rock weathering are still located if the product of rock weathering are still located at the place if the product of the rock weathering are still located at the place where they originated they are called residual soil और एस्केटिक सॉइल ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या होता है। जैसे ये रॉक है, ये कोई ग्राउंड पे क्या है, रॉक है, और ये जब टूटेगा और यहीं पे इकट्ठा होने लग जाए, उसी के बगल पे इकट्ठा होने लग जाए, तो ऐसे सॉइल को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉइल को हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, ऐसे सॉइल को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। और रेसिडुअल सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? एस्केटिक सॉइल। रेसिडुअल सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? एस्केटिक सॉइल। ठीक है, तो ये पूछा गया था, ये पेपर में पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में, और यही पूछा गया था हमसे UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में, ये हमसे पूछा गया था। और इसका एग्जाम्पल जो होता है रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल याद रखना, रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल होता है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो याद रखना कि रेसिडुअल सॉइल का एग्जांपल क्या होता है? हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया रेसिडुअल सॉइल क्या होता है। ठीक है, और याद रखना रेसिडुअल सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? एस्केटिक सॉइल होता है। ठीक है, तो पेपर में हमसे जैसे पूछा गया था UPPSC AE 2007 और UPPCL AE 2014 में कैसे पूछा गया था? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रॉक वेदरिंग आर स्टिल लोकेटेड एट द प्लेस वे दे आर जनरेटेड, वे दे आर ऑरिजिनेटेड, दे आर कॉल्ड डैश रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, तो ये पूछा गया था हमारे पास। ठीक है, और इसके हिसाब से एक और क्वेश्चन बनता है हमारा जो पूछा जाता है रेसिडुअल सॉइल के बारे में। ठीक है, ये भी लिखना, रेसिडुअल सॉइल के बारे में है ये पेपर में पूछा गया था। ये है हमारा मोस्ट रेसिडुअल सॉइल आर, लिखना आगे क्या होता है? मोस्ट रेसिडुअल सॉइल आर वीकली बॉन्डेड। मोस्ट रेसिडुअल सॉइल आर वीकली बॉन्डेड। रेसिडुअल सॉइल का दूसरा नाम एस्केटिक सॉइल। ठीक है, एस्केटिक सॉइल, और इसका एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, मोस्ट रेसिडुअल सॉइल आर वीकली बाउंडेड, दे हैव वाइडली वेरिंग वाइड रेशियो। ठीक है, इस नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, दे हैव वाइडली वेरिंग वाइड रेशियो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। मेन मतलब है हमको इससे कि जो भी मोस्ट रेसिडुअल सॉइल होता है वो क्या होता है? जो भी मोस्ट रेसिडुअल सॉइल होते हैं, ज़्यादातर रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? हमारे वीकली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? हमारे वीकली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो आज हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ लिया, रेसिडुअल सॉइल के बारे में पढ़ लिया, हमने फॉर्मेशन की साइकिल पढ़ ली, हमने लिथिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, हमने पिडोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया, हमने सॉइल के बारे में पढ़ लिया, हमने फादर ऑफ सॉइल पढ़ लिया, और हमने कार्ल स्ट्रजैगी के बारे में पढ़ा, उनकी किताब के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन से
कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपहीवल के बारे में, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू फ्रेंड।